ठीक है, आज के लेक्चर में करेंगे हम स्टेशनरी वेव्स के एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑर्गन पाइप्स में, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग और बीट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ फिक्स्ड स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों एंड्स पे क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है वो ऐसी है, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे भी क्या है, फिक्स है। तो x इक्वल टू 0 वाला एंड कौन सा, ये है, x इक्वल टू L वाला ये, इसमें ट्रैवल करेगी स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव इसमें ट्रैवल करेगी तो कहीं पे जो पार्टिकल है, इस स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो वो कहीं किसी पॉइंट पे उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, मैक्सिमम, और किसी पॉइंट पे क्या होएगा, मिनिमम। हमने वो पॉइंट ढूंढने। ठीक, इसी में हम नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी समझ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए आता है तो हम तब भी यही क्वेश्चन करेंगे फॉर अ केस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी यहीं पे पढ़ेंगे। एक्चुअल में वो क्या है, फ्रिक्वेंसीज हैं। ठीक है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो मान लिया हमने कि ये स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L पे। अब ये हमने बाउंड्री इफेक्ट में पढ़ा था। लेट सपोज कि जो इंसिडेंट वेव है, जो इंसिडेंट वेव है वो किधर को जा रही है, पॉजिटिव x, और रिफ्लेक्ट होने के बाद गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस एंड। तो जो इंसिडेंट वेव है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, देखो ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक, यहां तक ट्रेवल किया इसने, ऐसे कितने भी बन सकते हैं, भी मैं शॉर्ट में 2 ही बना रहा हूँ, 2 3 ऐसे ट्रेवल कर रही है। अब टकराने के बाद जो रिवर्स हुई है वो ये वाली है, जो रिवर्स हुई है वो ऐसे आएगी। अब क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है तो जब यहाँ पे क्रस्ट टकराया है तो ट्रफ वापस आएगा ऐसे कुछ, और ये बराबर होने चाहिए। ठीक, तो जाने वाली इंसिडेंट वेव कैसे होगी, ऐसे, और टकरा के जो वापस आई है वो कैसे होगी, ऐसे। ठीक, तो जाने वाली की डायरेक्शन किधर को है और आने वाली की किधर को है, आने वाली की डायरेक्शन किधर को है, नेगेटिव x की तरफ, और जाने वाली की जो इंसिडेंट हुई है उसकी डायरेक्शन किधर को है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ठीक, ये जाने वाली है इस डायरेक्शन में जा रही है और जो आ रही है वापस वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो जाने वाली वेव है उसका या इस एंड पे क्या टकराया, क्रस्ट, तो आने वाले का क्या रिवर्स हुआ, ट्रफ। इसे कहते हैं फेज रिवर्सिबल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड बाउंड्री होती है, फिक्स्ड बाउंड्री को क्लोज बाउंड्री बोलते हैं, तो फेज रिवर्स हो जाता है। फेज रिवर्स का मतलब होता है क्रस्ट गया तो ट्रफ वापस आएगा। सो ये दोनों वेव्स को कैसे लिखा जा सकता है, पहली क्वेश्चन होती है जो इंसिडेंट वाली है उस वो किधर को जा रही है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये भी तुम्हें बताया था, अगर यहाँ पे माइनस है तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में। जो रिवर्स होके आई है उसकी इक्वेशन होएगी ए साइन, वो जा रही है पॉजिटिव एक्स में, और क्योंकि फेज रिवर्स हुआ है तो एक माइनस आगे भी आएगा। फेज रिवर्स का मतलब क्या है, जो क्रस्ट गया था टकरा के वो ट्रफ की फॉर्म में वापस आया है यहाँ से। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे इंसिडेंट वाली कौन सी है, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, अब क्योंकि ये दोनों मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक जा रही है पॉजिटिव एक्स, एक जा रही है नेगेटिव एक्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में 2 वेव्स ट्रैवल करती हैं तो इनका सुपर इम्पोज हो जाता है। सुपर इम्पोज मतलब आपस में ये ऐड हो जाती हैं, और कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और कहीं पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक, और इस सुपर पोजिशन से जो कंबाइंड वेव बनी है उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। क्या क्या इनका सेम है, ओमेगा, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसी के अंदर 2 पाई न्यू है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है। एम्पलीट्यूड भी देखो दोनों का मैंने ए लिया, वो भी सेम है, और सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यही था कि जब 2 ट्रैवलिंग वेव्स जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, जिनका एम्पलीट्यूड सेम होएगा, फ्रीक्वेंसी सेम होएगा, तो रिजल्ट जो उनका आएगा वो कैसी वेव बनेगी, स्टेशनरी वेव बनेगी। क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है इसलिए हेडिंग में हमने लिखा है कि ये
स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐड हो जाएंगी दोनों वेव्स, y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y1 क्या था मेरे पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे वाला था प्लस, वो कौन सी थी, माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, फेज रिवर्सिबल वाली ये है, रिफ्लेक्ट होके जो वापस आई है, ठीक। ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं दोनों से माइनस a कॉमन ले रहा हूँ, देखो जब मैं माइनस a कॉमन लूँगा तो ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, इसको पहले लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये नेगेटिव हो जाएगी इसलिए इसको बीच बाद में लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होएगी, उस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे, टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी है, देखिए साइन ए ये पूरा का पूरा हम a मान लेंगे और वो पूरा का पूरा क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो साइन a प्लस ए साइन ए, और किसकी वैल्यू होती है, साइन a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का लगा सकते हैं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, फार्मूला होता है 2 cos a साइन b। यहाँ पे a और b क्या है, ये, ठीक है। तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी की यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, 2 cos a साइन b, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, ये वाली फॉर्म हमारे पास पड़ी है, ये वाली बनेगी ना, तो y इक्वल टू आ जाएगा -2, ये a तो कॉमन आ जाएगा, ठीक। cos a की जगह क्या है, ओमेगा टी, cos ओमेगा टी साइन के एक्स, तो y इक्वल टू -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी को छोड़ के जो बचा वो सारा का सारा एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा टी वाली टर्म को छोड़ के, ठीक है। तो -2a साइन के एक्स क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो पहले हमने निकाली थी 1 और 2, इन दोनों को सुपर इम्पोज किया तो हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई है 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स। यहाँ से a कॉमन ले लिया था तो यहाँ a बचेगा नहीं, अब लग जाएगी आइडेंटिटी, अब ये एम्पलीट्यूड अब कहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा, कहाँ पे मिनिमम होएगा, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेयर जो ये 2a ये वाली टर्म है, वेयर -2a साइन के एक्स, ये क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट का, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। सो नाउ किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, -2a साइन के एक्स कहाँ पे मैक्सिमम होएगा, ठीक है। तो पहले हम मैक्सिमम का केस देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम
और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होएगा? दोनों एंड्स में से। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l पे, दोनों जो है फिक्स्ड एंड है। देखो x इक्वल टू 0 भी फिक्स्ड एंड है और x इक्वल टू l भी जो है वो फिक्स्ड एंड है। अगर एंड फिक्स होता है तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो चाहे 0 ले लो चाहे l ले लो, दोनों के केस में एम्पलीट्यूड क्या होएगा? मिनिमम होएगा। और साइन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होएगी? 0। ठीक, हमने क्या लिखा? एट x इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0, ऑल्सो एट x इक्वल टू l डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 0। क्यों? क्योंकि दोनों एंड क्या है? फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड एंड होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। तो x की वैल्यू y वाली इक्वेशन में y को 0 डालना। y था क्या जो पीछे आया था? 2a माइनस 2a, y क्या है? एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? एम्पलीट्यूड। सो एट x इक्वल टू l, जो एम्पलीट्यूड है 2a साइन के x, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब x की वैल्यू l डालेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? 0। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि वो एंड क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है तो एम्पलीट्यूड भी 0 होएगा। अब साइन के x की जगह l डाल दो तो 2a साइन के l, ये भी 0 होना चाहिए। अब साइन के एल, ये भी 0 होना चाहिए। 2a उधर जाके 0 ही हो गया। अब साइन की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है? तो साइन के एल इक्वल टू पाई का मल्टीपल, तो n पाई, n की वैल्यू कुछ भी डाल दो तो क्या आ जाएगा? साइन n पाई लिखेंगे इसको, फिर एंगल कंपेयर कर लो। साइन n पाई, एंगल कंपेयर करो, के एल इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। अब याद करो k की वैल्यू क्या होती है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा l n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, l इक्वल टू आ जाएगा n लैम्डा बाई 2। l क्या था? x, और आप x के टर्म में भी इसको लिख सकते हो, और x इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, वेयर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगी। वेयर n कहाँ से स्टार्ट होएगा? 0 1 2 3, कोई भी वैल्यू डाल दो साइन की 0 ही आएगी। 1 डालोगे तब भी, 2 डालोगे तब भी, 3 डालोगे तब भी, हर वैल्यू को साइन सेटिस्फाई कर देगा 0। अब एंगल कंपेयर कर दिए, के एल किसके इक्वल कर दिया? n पाई। के क्या होता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। के क्या चीज़ है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो हमारे पास x इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 एक कंडीशन आ गई है जहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है? 0 है। अच्छा, n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पुट n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 0, फिर 1 पुट करेंगे लैम्डा बाई 2, फिर 2 पुट करेंगे लैम्डा आएगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2। ये वो पोजीशन है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? मिनिमम है। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम है, दीज आर पोजीशन एट विच एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। और याद करो, एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम होता है तो लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था ऐसे पॉइंट्स को नोड बोला जाता है। एम्पलीट्यूड मिनिमम, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। ठीक, सो इन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? These are the position at which the amplitude minimum, hence called, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? नोड्स।
और जहाँ पे मैक्सिमम प्रूफ होएगा वो कैसे पॉइंट होते हैं, एंटी नोड्स। नाउ हमने एल निकाल लिया है। एल कितना निकाला हमने, एन लैम्डा बाई 2 निकाल लिया। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 2L/n। नाउ फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है। अभी हम यहाँ पे f लिख रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड डिवाइड बाई वेवलेंथ, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो फिर वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, v/n ऊपर चले जाएगा 2L। सो ये है nth फ्रीक्वेंसी of vibration of those points on the string when stationary waves travel। यहाँ पे ध्यान रखें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ इसको इक्वेशन 1 बना लो, लेंथ को भी, लेंथ वाली को हमने 1 बना लेना है, यहीं से लैम्डा आया है। सो 3 बन चुकी थी, ये 4 बना लो और ये 5। नाउ फ्रीक्वेंसी nth फ्रीक्वेंसी आई। अब n की वैल्यू चेंज करेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, 0 डालेंगे कुछ और, 1 डालेंगे कुछ और, ऐसे ऐसे चेंज होती रहेगी, ठीक। तो नाउ फर्स्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। जब आप n को 1 डालते हो, फर्स्ट मोड। एक चीज़ और, वेलोसिटी यहीं पे लिख लेते हैं, वेयर किसी भी टाइम हम वेलोसिटी की वैल्यू क्या डाल सकते हैं कि स्ट्रिंग में वेलोसिटी क्या होती है, T/μ। याद करो, ये भी हमने पहले किया हुआ है। टी को क्या बोलते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग T होता है, और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो हम ये v इस फ्रीक्वेंसी में डाल सकते हैं। सो इक्वेशन 5 ऑल्सो रिटन एज Fn इक्वल टू n/2L अंडर रूट T/μ। This becomes equation 6. Now first mode of vibration. Now first mode of vibration का मतलब है n की वैल्यू 1 डालो। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n की वैल्यू हम 1 डाल देते हैं। पुट n इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ डालना है, इस 5th में डाल दो और उस लेंथ के लिए 3rd में डाल दो। इन इक्वेशन 4th एंड 5th में डाल दो। तो 4th में डालते हैं, L इक्वल टू n λ/2 है, L इक्वल टू n λ/2 है। n की वैल्यू 1 डालनी है, तो λ/2 आएगा। और फ्रीक्वेंसी में डालेंगे तो v/2L आ जाएगा, v/2L आ जाएगा। क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 डाली है, तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट। फंडामेंटल नोट का मतलब फ्रीक्वेंसी ही है, और इसका एक और नाम है फर्स्ट हार्मोनिक भी इसी को बोलते हैं। हार्मोनिक इज द अनदर नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो
फर्स्ट हार्मोनिक भी इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं और फंडामेंटल नोट भी इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। अच्छा, लेंथ कितनी आई है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 आई है। तो लैम्डा बाई 2 का मतलब ये है कि जब n की वैल्यू 1 होएगी तो लैम्डा बाई 2 मतलब होता है एक क्रस्ट, ये जाने वाले का क्रस्ट होएगा और ये आने वाले का। क्लियर? जहां पे ये टच हुआ है इसको बोलेंगे नोड, नोड 1, जहाँ पे मैक्सिमम है एंटी नोड, और जहाँ पे अगेन डिस्प्लेसमेंट 0 है वो होएगा नोड। कितनी लेंथ है ये वो भी मार्क कर लो, लेंथ कितनी है ये? लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कैसी डायरेक्ट कैसे बनते हैं। तो हमें पता है एक वेव जो है, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा समझ लो, एक वेव है जो ऐसे ट्रैवल करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या एक पूरी वेवलेंथ कितनी होती है। एक पूरी वेवलेंथ एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के बनती है। तो अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं तो ये पॉइंट लैम्डा बाई 4 होएगा, क्योंकि ये 0 है, ये आधा लैम्डा है, लैम्डा बाई 2, ये पूरा लैम्डा है ये वाला, तो ये वाला क्या होएगा? 3 लैम्डा बाई 4। अब जैसे ही इस केस में हमारे पास लेंथ कितनी आई है? लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 कितना है? एक क्रस्ट जितना बस। तो इसीलिए मैंने एक क्रस्ट बनाया। लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 कितना होता है? एक क्रस्ट बराबर। तो इसीलिए एक क्रस्ट बनाया। अब 2 क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये यहाँ जाने वाली की बनाएंगे तो आने वाली की भी तो बनाएंगे, रिफ्लेक्शन भी तो है, इंसिडेंट भी है तो रिफ्लेक्ट भी है। ये इंसिडेंट वाले की बनाई है और ये किसकी बनाई है? रिफ्लेक्ट वाली। एंटी नोड नोड्स का पता कैसे चलता है? जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा वो एंटी नोड्स, जहाँ पे मिनिमम होएगा वो नोड्स। तो कुछ ऐसा किया हमने। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, n को 2 डालेंगे, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड के लिए पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सी थी वो? 4 और 5। तो अब देखो L इक्वल टू हम 2 पुट कर रहे हैं, n लैम्डा बाई n की जगह 2 डालना है, ये था, कैंसल आउट हो जाएगा। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास लैम्डा के बराबर। और फ्रीक्वेंसी में डालते तो 2 डालेंगे, एन वी बाई 2L था फॉर्मूला, ठीक है। तो ये ट्वाइस हो जाएगी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि ये डबल हो रही है तो इसका नाम है सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक इस फ्रीक्वेंसी का नाम है, क्योंकि ये फर्स्ट का क्या है? डबल है। यानी जो नंबर ये होता है ये डिसाइड करता है कि कौन से नंबर का हार्मोनिक है। हार्मोनिक इज द अनदर नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकंड फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, और ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ सेकंड हार्मोनिक। एक ही मतलब है, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट का डबल आ रही है। तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि सेकंड फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट मोड, या सीधा क्या नाम दे सकते हैं? सेकंड हार्मोनिक। अब हमने n की जो वैल्यू डाली, उसमें से -1 कर दो, इसका एक और नाम, और इसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है आपने n को जो डाला है उससे एक कम ओवरटोन। 1 पे क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? क्योंकि 1 - 1 करता तो क्या आ जाता? 0 आ जाता। फर्स्ट मोड n इक्वल टू 1 पे क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? क्योंकि मोड क्या है, सॉरी ओवरटोन क्या है? n-1। तो ये ऊपर वाले में क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है? क्योंकि वहां पे 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड अप टू सो ऑन। पहले थर्ड निकाल लेते हैं।
थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 3, इक्वेशन 4 और 5 में, 4 एंड 5 में, 4 वाली थी L इक्वल टू एन लैम्डा बाई टू, एन की जगह क्या डालना है 3 लैम्डा बाई टू आ गया। ऑल्सो जो फिफ्थ वाली इक्वेशन थी वो थी एफ एन इक्वल टू एन वी बाई टू एल, एन को क्या डालना है 3, तो ये थ्राइस आ गया v बाई टू एल। सो दिस इज थ्राइस ऑफ फर्स्ट, क्योंकि v बाई टू एल क्या था फर्स्ट था, तो अब इसका क्या नाम होएगा, दिस इज कॉल्ड थर्ड, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, इसको बोला जाएगा थर्ड हार्मोनिक। और n की वैल्यू कितनी डाली है 3, उसमें से एक कम करो 2, तो नाम है सेकंड ओवरटोन, दैट्स इट। नाउ nth, सो बस फाइनल कंक्लूज, सो nth फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर समझ आ गया, हम n3 डाल रहे हैं तो 3 टाइम्स आ रही है, तो nth फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, Fn कैन बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ F1, ऑल F1 तो वही था ना v बाई टू एल, ये 1 ही तो है, n टाइम्स F1। एंड वेलोसिटी का फार्मूला भी याद रखेंगे, मैंने पीछे लिखाया था, तो फ्रीक्वेंसी nth हो जाएगी n बाई टू एल, वेलोसिटी होती है अंडर रूट t बाई म्यू। सो फाइनल फार्मूला इज दिस, where mu is mass per unit length, और t जो है टेंशन है उस स्ट्रिंग में। एक और चीज, इन फ्रीक्वेंसीज का रेशो, सो F1 रेशो, F2 रेशो, F3 एंड अप टू सो ऑन, ये रेशो आया हमारे पास 1 रेशो, 2 रेशो, 3 रेशो एंड अप टू सो ऑन। कैसे हार्मोनिक्स हैं ये, ऑल इवन हार्मोनिक्स भी हैं इसमें, मतलब इवन मल्टीपल भी है, इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स, दोनों हार्मोनिक्स इसमें अवेलेबल हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट दी बोथ एंड एंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसी वर्डिंग कुछ आएगी करने के लिए। नाउ लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो हमने अभी इसका फॉर्मूला जनरेट किया था उसी से रिलेटेड है। तो हमने एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, स्ट्रिंग में वेलोसिटी क्या होती है स्टेशनरी वेव की, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, वेयर म्यू क्या होता है मास डिवाइड बाई लेंथ। तो सबसे पहला लॉ है कि ये जो स्पीड है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो क्या है n बाई टू एल, n क्या चीज है वो मोड्स के नंबर ऑफ मोड्स, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन n को बोलते हैं। तो ये दोनों मतलब वेलोसिटी चेंज होएगी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होएगी। तो पहले फ्रीक्वेंसी के लिए ही ये लॉज है, ठीक है। तो पहला है लेंथ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि नहीं करती, यस फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या सेम होना चाहिए, टेंशन एंड मास, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो डिपेंड ऑन लेंथ, टी और एम क्या होगा कांस्टेंट, इट इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, न्यू लिखा है ये। अब आता है लॉ ऑफ टेंशन, टेंशन की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ठीक। तो न्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन प्रोवाइडेड लेंथ और मास क्या रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए, लेंथ और मास कांस्टेंट होंगे, फॉर्मूले को देख कर आपको फैक्टर पता चल जाएंगे कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है।
ये स्पीड का है और ये फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल मैं एफ ले रहा हूँ, आसान रहेगा, नहीं तो इसका सिंबल होता है न्यू। द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ मास। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा था n/2l अंडर रूट टी बाई म्यू, और म्यू को क्या बताया था? मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब म्यू की जगह अगर हम m डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी रूट ऑफ m के, प्रोवाइडेड क्या कांस्टेंट होना चाहिए? लेंथ और t। नाउ मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के लिए डेंसिटी के टर्म में भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं फॉर्मूला। तो हमें बताया मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू कैपिटल वी लिख देते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, बट लेंथ तो यूनिट है, पर यूनिट लेंथ है। सो फॉर पर यूनिट लेंथ, फॉर लेंथ इक्वल टू 1, मास की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो? एरिया इंटू रो। एरिया को क्या बोलते हैं? पाई, डायमीटर के टर्म में डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, रेडियस के टर्म में पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम मास को इससे रिप्लेस कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, मास की जगह इसको रिप्लेस कर दो ए इंटू रो को। एरिया क्या है? पाई डी स्क्वायर रो, और ये 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक, तो डायमीटर यहाँ से बाहर आ जाएगा डी स्क्वायर, तो डायमीटर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, लेकिन डेंसिटी के अंडर रूट ऑफ रो के आएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो यही नेक्स्ट है लॉज ऑफ डायमीटर। डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है, यहाँ पे डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली। सो डेंसिटी और डायमीटर हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग। बेसिकली पोजीशन ऑफ नोड और एंटी नोड्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर टू sinusoidal waves of equal amplitude एंड फ्रीक्वेंसी, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ऑब्वियसली स्टेशनरी वेव की बात हो रही है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जाने वाली इंसिडेंट वाली पॉजिटिव एक्स में जा रही है, इसलिए बीच में यहाँ पे माइनस आया है, और टकरा के जो वापस आई है वो नेगेटिव में आई है, इसलिए वापस आई। अब क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि जिस एंड से टकराई है वो क्लोज है कि ओपन है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको क्लोज नहीं लेंगे जब तक क्लोज बोला ना हो, ठीक है। अगर यही चीज़ बोली होती कि स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब क्लोज, तब हम फेज रिवर्स लेते थे और यहाँ पे क्या जाता था? माइनस, ठीक है। अभी तो सिंपल एक लॉन्ग स्ट्रिंग बोली है। तो y1 की इक्वेशन आ गई हमारे पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट वाली होगी y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये ऐड हो जाएंगी मीडियम में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों की वैल्यू डालते हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन a साइन a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। यहाँ पे हमने ले लिया इसको माइनस के एक्स।
y इक्वल टू क्या डाला, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों को हमने ऐड कर लिया। a कॉमन ले लो और फिर से ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, साइन a प्लस बी, इस वाले को पहले लिख देंगे। नाउ a कॉमन ले लो, y इक्वल टू a कॉमन ले लिया और प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन a कॉस b, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2a एक चीज़ और, ये a एम्पलीट्यूड है, इसको मिक्स मत करना इस आइडेंटिटी के साथ। यहाँ पे a और b का मतलब ये दो टर्म्स हैं, ये a है और ये क्या है b। वो जो बाहर a है वो एम्पलीट्यूड है, उसका कुछ लेना देना नहीं है इस ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी हम अंदर लगा रहे हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन a, बाहर वाला a एज इट इज रखो, 2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। सो y इक्वल टू आ जाएगा 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 3, साइन ओमेगा टी को छोड़ के जो बचा वो एम्पलीट्यूड है, वेयर 2a cos kx is amplitude of resultant wave, उसका ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। नाउ कहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा और कहाँ पे क्या होएगा, मिनिमम होएगा। सो पहला केस, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होएगा, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे होएगा, जहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होएगी, 1, क्योंकि एम्पलीट्यूड कॉस का फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। प्लस माइनस वही क्रस्ट रफ के लिए लिखा जा रहा है, ठीक। अब कॉस की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, कॉस के एक्स को लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 पे तो 0 था, पाई का मल्टीपल होना चाहिए n पाई। अब यहाँ पे के एक्स इक्वल टू हो जाएगा n पाई। पाई की वैल्यू, n की वैल्यू अगर हम डालें, फॉर n की वैल्यू अगर हम 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें एंड अप टू सो ऑन। जब 0 डालेंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 ही बनेगा, n की जगह डाल रहे हैं, कॉस 0 1 होता है। फिर 1 डालेंगे तो कॉस पाई माइनस 1, यानी जब एक बार 1 आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। सो k की वैल्यू अब क्या डालनी है हमने यहाँ पे, k की वैल्यू डाल दो 2 पाई बाई लैम्डा, k को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, x को ऐसे रहने दो, n पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और x का फॉर्मूला आ जाएगा n लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू पुट करो जो भी है, n 0 1 2 3 पुट करो तो x के आंसर आ जाएंगे 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे वो पॉइंट हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, नोड्स, सॉरी एंटी नोड्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। सो इसके आगे लिख देंगे where amplitude
एम्पलीट्यूड becomes maximum such points are called antinodes. Now मिनिमम कहाँ पे होएगा? एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम कहाँ पे होएगा? 2a cos kx की वैल्यू मिनिमम क्या होती है? 0। तो cos kx की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? π/2 का मल्टीपल 2n+1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 1 से स्टार्ट कर लो। फॉर n इक्वल टू 0 डालेंगे तो π/2, 0 से कर सकते हैं 0 1 2 3 4। सो kx इक्वल टू आ जाएगा 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। n की वैल्यू डाल के देखो, 0 डालोगे तो क्या आएगा? π/2, फिर भी 0 आएगा। फिर 1 डालोगे तो क्या आएगा? 3 π/2, वहाँ पे भी 0। k की वैल्यू क्या होती है? 2 π/λ, प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2n+1 π/2। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो x इज द कंडीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। ये 2 नीचे जाके 4 हो जाएगा। सो एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो ऐसे पॉइंट्स को बोला जाएगा नोड्स। नाउ x की वैल्यू ये आ गई है 2n+1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे? फॉर n की वैल्यू 0 डालेंगे। 0 डालेंगे तो क्या आएगा? λ/4 आएगा। फिर 1 डालेंगे तो 1+1 3 λ/4। फिर 5 λ/4। ये वो सारे पॉइंट्स हैं आर पोजीशंस ऑफ नोड्स। नोड्स किन पॉइंट्स को बोलते हैं? जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, वेयर एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम। एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम। सो दीज आर दी पॉइंट्स नोड और एंटी नोड। इवन हम टाइम भी निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे नोड बनेगा, किस टाइम पे एंटी नोड बनेगा। ग्राफिकली समझते हैं पहले। तो एक वेव जो इनका कंबाइंड वेव बना वो ऐसे बना, ठीक है। ये इनका कंबाइंड वेव है, ठीक। तो हमें पता है कि ये वाला पॉइंट क्या होएगा? 0। ये एक वेवलेंथ पूरी होगी, फिर ये 2 वेवलेंथ पूरी होगी। कितनी भी बन सकती हैं, 2 तक समझते हैं। 2 लैम्डा होएगा ये। अब ये लैम्डा है तो ये आधा लैम्डा हो गया, λ/2। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? λ/, उसका भी आधा है, λ/4। तो अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्राफ नीचे है और यहाँ पे ग्राफ क्या है? ऊपर है। तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट होएगा? ये नोड। और एक क्या होएगा? एंटी नोड। तो ये वाला पॉइंट क्या होएगा? नोड। क्यों नोड है? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ये वाला पॉइंट हो गया नोड, ठीक है। कौन से वाला? ये नोड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ग्राफ ऊपर है तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? एंटी नोड। तो ये नोड, ये एंटी नोड। फिर ग्राफ टच हो गया, नोड, फिर नीचे मैक्सिमम ही है ये भी, एंटी नोड, फिर टच हो गया, नोड, एंटी नोड। ऐसे एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम। और नोड पे एम्पलीट्यूड क्या है? मिनिमम, ठीक। टाइम को भी आप समझ सकते हो, टाइम के कंपैरिजन। तो इसी में हम समझते हैं एक टाइम पीरियड का कितना होता है? t।
एक टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, ये टोटल टाइम पीरियड टी हो गया। आधा टाइम क्या हो गया, t/2। ये टाइम कितना हो गया, t/4। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि किस टाइम पे नोड बनेगा, किस टाइम पे एंटी नोड बनेगा, तो टाइम के कंपैरिजन भी तुम निकाल सकते हो। ये वाला पॉइंट t/2, 3/2, ये t हो गया। टोटल यहाँ पे क्या होगा, 2t। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो कैसा पॉइंट होएगा, ये एंटी नोड। ये वाला पॉइंट भी क्या होएगा, एंटी नोड। और बाकी के ये नोड, ये वाला भी नोड और ये वाला भी नोड। तो नोड वो पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, और एंटी नोड वो पॉइंट्स है जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव की बेसिक डेफिनेशन तुम्हें समझाई हुई है। जब दो वेव ट्रेवल करेंगी ऐसे, एक जाएगी एक्स एक्सिस में और फिर दूसरी वाली जो है टकरा के वापस आएगी, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनकी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इनका ये इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्टेड होगी, फिर कंबाइंड होके जो इनकी वेव बनेगी वो तो ऐसी बनेगी क्रस्ट ट्रफ की लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। पहली है, इन अ स्टेशनरी वेव the disturbance does not advance forward. The condition of crest and trough nearly appears and disappear in a fixed position to be followed by the opposite condition after every half the time period। अब यहाँ पे समझते हैं, तो ये टोटल टाइम पीरियड है t। तो इनका कहना है कि हर आधे टाइम बाद, हाफ टाइम बाद डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज होती है। पहले क्रस्ट बना t/2 तक, फिर t/2 के बाद क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, क्या बना, ट्रफ, फिर क्या बनेगा, क्रस्ट, फिर ट्रफ। अगला पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स इस मीडियम में है एक्सेप्ट दोज एट नोड्स एग्जीक्यूट SHM। नोड्स वालों को क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं हो सकते, वो फिक्स्ड है, ठीक है। एग्जीक्यूट SHM विद द सेम टाइम पीरियड अबाउट देयर मीन पोजीशन। सारे पार्टिकल्स का टाइम पीरियड सेम रहता है। और कैसा मोशन करते हैं वो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव द मीडियम इज ब्रोकन इनटू द लूप्स और सेगमेंट्स बिटवीन इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स which remains permanently at rest, and the midway between them are points are called antinodes where the displacement maximum। तो ऐसे हमने ये पहले भी किया था, ठीक है। स्टेशनरी वेव में ये, तो मान लो ये चल रही है वेव, तो ये वाला पॉइंट क्या होएगा, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, दैट इज नोड। ये भी फिक्स्ड है, नोड। ये भी फिक्स्ड है, नोड। ये वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटीनोड, ये वाला भी एंटीनोड। The displacement between the two successive node is λ/2। देखो n से n, ये नोड 1, नोड 2, नोड 3, तो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है कहता वो कितना है, कितना है वो, λ/2। क्लियर। The amplitude of the particle is different at different points and the amplitude varies gradually from 0 to 0। कहाँ पे होता है एम्पलीट्यूड, नोड्स पे, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एंटी नोड। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड क्या है, अलग वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे, फिर डिक्रीज होने लग गया, फिर डिक्रीज होने लग गया, फिर डिक्रीज होने लग गया, फिर 0 हो जाएगा, ठीक। तो नोड से एंटी नोड एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। द नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। द वैल्यू ऑफ 0, वेलोसिटी 0 कहाँ पे होएगी, नोड्स पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और इंक्रीज होएगी एंटी नोड्स की तरफ। सेम ऐसी, जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, हेंस वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर मैक्सिमम कहाँ पे होएगा, एंटी नोड्स पे, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। मैक्सिमम जहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, व्हेन दे पास थ्रू देयर मेन पोजीशन। ये किसकी बात कर रहा है, जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे 0 होती है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कहता है मैक्सिमम होएगी, सॉरी 0 होएगी, और मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होएगी। कितना निकाला था हमने, a ओमेगा, ठीक। ऑल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट बिटवीन द टू नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। उनके बीच का जो फाई एंगल है, डेल्टा फाई हमने निकाला था, वो क्या है, सेम है।
बट द पार्टिकल इनटू द नेबरिंग सेगमेंट्स वाइब्रेट इन अपोजिट फेज, क्योंकि स्टेशनरी वेव है, क्रस्ट ट्रफ अपोजिट फेज में वाइब्रेट करेंगे। नेबरिंग वाले, जैसे मान लो ये वाले पार्टिकल्स ऊपर है तो उसके नीचे ये वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे को होंगे। ठीक, एज शोन इन द फिगर या डायग्राम में आपको बताया जा रहा है जैसे। ठीक, नाउ twice in each cycle the energy becomes alternately whole potential and wholly kinetic. It is the wholly kinetic when the particle at their maximum position at maximum displacement, and wholly kinetic when the particle at their position of maximum displacement, and wholly kinetic when नहीं, potential energy होनी चाहिए। maximum displacement कहाँ पे होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और मेन पोजीशन पे पूरी की पूरी एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक। तो इट इज होली, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल एट देयर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यहीं पे है ना, ए तो यहीं पे होता है, एक्स बराबर ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे होल एनर्जी क्या होएगी, पोटेंशियल होएगी, और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है तो सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे क्या होएगी, काइनेटिक होएगी। ठीक, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द मीडियम बिकॉज नो एनर्जी कैन फ्लो पास्ट अ नोडल पॉइंट विच रिमेन्स परमानेंटली। तो नो, जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, कोई एनर्जी वहां से पास नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का सम करके। कौन सी वो दो वेव हैं, एक y1 ये दिया हुआ है, एक y2 वो दिया है। ध्यान रखें एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों का, और t का कॉफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, तभी वो स्टेशनरी वेव बनाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो दोनों वेव्स में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पे -x लिखा हुआ है, वहाँ पे +x, ये पॉजिटिव x में चल रही है और वो नेगेटिव x में टकरा के वापस है। x और y कहते हैं मीटर में लेनी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सिचुएटेड एट x इक्वल टू 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x इक्वल टू 1 मीटर पे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, y1 प्लस y2। अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी, इसके आगे तो y1 प्लस y2 करेंगे, और जैसे हमने डेरिवेशन में आइडेंटिटी लगाई थी वैसे लगेगी यहाँ पे। तो इसको हम मान लेते हैं a साइन, इसको मान लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे k की जगह क्या है, 1 है, और इसको बना लेते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इस टर्म को पहले लिख देते हैं, y2 वाली को मैं पहले लिख रहा हूँ, एक ही बात है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, y2 पहले लिख लो। तो a कॉमन ले लो, क्या आइडेंटिटी बन जाती है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस, सॉरी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, इसका हमने ये फॉर्मूला बताया था, यूजिंग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, फॉर्मूला आएगा 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पे ए की जगह छोटा ए आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ए है ये बी है। सो फाइनल फार्मूला y इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। ठीक, क्वेश्चन में कंपेयर करके हमें पता चला कि k की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी इसने खुद 1 मीटर दी हुई है, और ओमेगा की वैल्यू 5 पाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अपने को y निकालना है। तो y वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, y इक्वल टू 2a भी दिया हुआ, देखो a एम्पलीट्यूड होता है और a भी कंपेयर करके 0.05 आ जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया 2a, इसमें पुट कर रहे हैं, सो y इक्वल टू 2a की जगह क्या डालेंगे, 0.05 साइन ओमेगा 5 पाई टी कॉस k की जगह 1 है, x क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, cos kx। अब यहाँ पे t की वैल्यू दी नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लेंगे, t सेकंड में ही रखना है। तो यही इक्वेशन आपसे पूछी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन।
इसमें हमने क्या करना है, इस टर्म को छोड़ के जो बाकी बचा वो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड भी निकाल के देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ये 2a cos kx, 2a cos kx, तो 2a की वैल्यू डालेंगे 0.05, cos k भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसको हम चेंज कर देंगे 180 बाई पाई करके, पाई की वैल्यू 3.14, जो कि आएगा cos 53 के आसपास। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 0.1 हो गया, ये cos 53 के आसपास आ गया, पॉइंट समथिंग है, cos 53 की वैल्यू 0.54, सो फाइनली एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 0.054 मीटर। ठीक है।